देश के कानून मंत्री और एक राज्य के मुख्यमंत्री झगड़ रहे हैं और झगड़ा न्यायपालिका को लेकर है। एक झगड़ा और है जो नेताओं के बीच चल रहा है रैलियों और मीटिंग्स के जरिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है, रोड शो और एक्सटेंशन जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चुनौती देने के स्वर में बात कर रही हैं। इन सबसे इतर ट्विटर के ट्रोल्स को झटका है, क्योंकि एक मजबूत कानूनी कार्रवाई हो रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस देश के दो बड़े खिलाड़ियों की बेटियों पर भद्दी टिप्पणी की। इन सबसे इतर रेप से जुड़े दो अपडेट हैं और दोनों ही कोर्ट से। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये कार्यक्रम है सुर्खियां। आज देश में दिन भर क्या हुआ ये आपको बताने की कोशिश ललन टॉप के इस नए शो सुर्खियां में। पहली सुर्खी, जब से न्यायपालिका बनाम निर्वाचित सरकार वाली बहस दोबारा शुरू हुई, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सुर्खियों में है। आज भी ऐसा हुआ। आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, कन्वीनियंट पॉलिटिक्स इज नॉट एडवाइजेबल स्पेशली इन द नेम ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका के नाम पर सुविधा देखकर राजनीति करना ठीक नहीं। कानून मंत्री ने ये नसीहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दी। क्यों, हम बताते हैं। दर्शक जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादलों का फैसला कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है। 5 सदस्यों वाली कॉलेजियम बॉडी का नेतृत्व सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच गतिरोध इसी सिस्टम को लेकर है। कई बार खुले मंच से इस प्रणाली की आलोचना कर चुके कानून मंत्री रिजिजू ने अब सीजेआई को एक चिट्ठी लिखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस लेटर में रिजिजू ने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके पीछे उन्होंने तर्क वही दिया जिसे वो कई बार दोहरा चुके हैं, यानी कॉलेजियम में सरकारी नुमाइंदगी शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। रिजिजू ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में होने वाले जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य की सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। अखबार ने इस चिट्ठी पर आज यानी 16 जनवरी को एक खबर छापी। इस खबर की कतरन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ये बहुत ही खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल की इसी बात का जवाब रिजिजू ने अपने ट्विटर हैंडल से दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी अधिनियम को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जो निर्देश दिए उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। संविधान पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को दोबारा बनाने का निर्देश दिया था। ये सब लिखने के बाद रिजिजू ने केजरीवाल पर कन्वीनियंट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। सुर्खियों की तैयारी तक लेटेस्ट अपडेट यही था कि कॉलेजियम ने कानून मंत्री की चिट्ठी पर फिलहाल विचार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो इसे सरकार के स्टैंड में आए बदलाव की तरह देखा जाएगा, क्योंकि कानून मंत्री रिजिजू अब तक कॉलेजियम को अपारदर्शी बताते आए हैं। बीते दिनों सरकार की ओर से संसद की संप्रभुता का जिक्र भी एनजेएसी को रद्द करने के मलाल के साथ आता दिखा था, लेकिन कानून मंत्री की चिट्ठी से लगता है कि सरकार मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदले बिना जजों की नियुक्ति में अपने लिए एक भूमिका खोज रही है। वैसे इस चिट्ठी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री हमला बोल रहे हैं। न्यायपालिका के साथ ये टकराव उसे डराने और उस पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना है। कॉलेजियम में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन सरकार इसे पूरी तरह अपने अधीन करना चाहती है। ये न्यायपालिका के लिए जहर की गोली की तरह है। कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही बहस क्या है, इस पर हम विस्तार से ललन टॉप शो कर चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी ट्विटर से जुड़ी हुई है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने क्रिकेटर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने 16 जनवरी को एफआईआर दर्ज कर ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे लेकर नोटिस जारी किया था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। ट्विटर पर कुछ छद्मनाम के साथ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की थी, अब उन्हें जवाब देना होगा। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई। इस खबर के केंद्र में है बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। इन पर अब बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। साल 2018 में एक महिला ने आरोप लगाया था कि शहनवाज हुसैन ने उनके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता,
जुलाई 2018 में अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्कों को खारिज कर दिया था और कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, इसलिए पुलिस को कार्रवाई शुरू करनी होगी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और यहां पर भी निचली अदालत का आदेश बरकरार रहा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब उन्हें वहां से भी झटका लगा है। न्यायालय ने शाहनवाज की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को कहा, निष्पक्ष जांच होने दीजिए, अगर मामले में कुछ नहीं होगा तो वो बच जाएंगे। वैसे आज ऐसे ही एक मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 2017 के उन्नाव रेप मामले में अंतरिम बेल दी है। इस बेल अवधि में वो अपनी बेटी की शादी में शरीक होंगे। अगली सुर्खी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में शुरू हुई। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन चलने वाली इस बैठक में आगामी 9 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसद मार्ग के पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक 15 मिनट का रोड शो किया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार को लेकर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में करीब साल भर का वक्त है, इसलिए ज़्यादा संभावना इस बात की है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अगर वो फिर से अध्यक्ष बनते हैं तो वे लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले तीसरे भाजपा नेता बन जाएंगे। उनसे पहले लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह लगातार 2 बार अध्यक्ष बने थे। वैसे राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने, लेकिन उनका कार्यकाल क्रमशः नहीं था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को कमजोर बूथ पर काम करने का निर्देश दिया। बीजेपी की पहुंच देश के 1,30,000 बूथ तक है। कुल 72,000 बूथों को कमजोर चिन्हित किया गया है। इस बैठक में गुजरात और हिमाचल चुनाव की भी चर्चा हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। आखिरी सुर्खी कर्नाटक से आई। दर्शक जानते हैं यहाँ इस साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हैं। आज 16 जनवरी को कांग्रेस ने बेंगलुरु में ना नायकी यानी मैं नेता हूं रैली का आयोजन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस रैली में शामिल हुई और उन्होंने राज्य की महिला वोटरों के लिए गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान किया। बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी हर घर की महिला मुखिया को 2,000 रुपये देगी। ये पैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए महिलाओं तक पहुंचाए जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान कर चुकी है। रैली में प्रियंका ने बीजेपी पर खूब ज़बानी हमले किए और कर्नाटक में मौजूदा बीजेपी सरकार पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। आज तक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की 224 सीटों में 49% महिला वोटर हैं। अब कांग्रेस पार्टी इन्हीं पर अपना फोकस जमा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही कर्नाटक में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लाने की तैयारी भी कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के एक्शन पर रिएक्शन आना तय था, आया भी। सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस के ना नायकी कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां उन्हें खुद ये बताना पड़ रहा है कि वो एक नेता है। बोम्मई ने यह भी कहा कि उनके कार्यक्रम में राज्य की महिलाएं दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बने रहिए खबरों के लिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।